गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 और 1935। सच बताइएगा, ये नाम सुनते ही दिमाग में तारीखों और मुश्किल कानूनी शब्दों का एक जाल सा घूमने लगता है ना। मुझे पता है, कई लोगों के लिए ये इतिहास का एक बहुत ही उलझा हुआ और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग हिस्सा है। और अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही आम बात है। इन मुश्किल कानूनों को समझना वाकई टेढ़ी खीर हो सकता है और अक्सर लगता है कि यार ये सब पढ़कर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पर क्या हो अगर हम इसे सिर्फ किताबों के एक सूखे से चैप्टर की तरह ना देखें? क्या हो अगर हम इसे एक कहानी की तरह समझें? क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारे इतिहास की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, संघर्ष है और जुनून भी। तो चलिए आज इस कहानी की हर परत को खोलते हैं और इस उलझे हुए किस्से को एकदम साफ और संपूर्ण बनाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के भारत में। सोचिए, माहौल में एक अजीब सा तनाव है। पूरे देश में क्रांति की एक लहर दौड़ रही है और इसी माहौल ने ब्रिटिश राज को एक नया कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंग्रेज, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, उन्हें आखिर ये जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वो सच में भारतीयों को कोई शक्ति देना चाहते थे या इसके पीछे कोई और ही खेल था? असल में ये एक्ट सत्ता का कोई सच्चा तोहफा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। अंग्रेज भारत में उठ रही क्रांति की आग से डर गए थे। ऊपर से पहले विश्व युद्ध में भारत के जबरदस्त योगदान के बाद उन पर दबाव भी बहुत था। तो उन्होंने सुधार का एक दिखावा करके भारतीयों को शांत करने के लिए ये एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट ने एक ऐसी व्यवस्था पेश की जो सुनने में तो कमाल की लगती थी, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा धोखा थी। चलिए देखते हैं कि कैसे। इस एक्ट ने प्रांतों में लागू किया द्वैध शासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरकी। अब ये बड़ा फैंसी सा शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा था, दो लोगों या दो दलों का शासन। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब असली खेल यहीं था कि ये बंटवारा किया कैसे गया था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए थे। लेकिन वित्त यानी पैसा, पुलिस और कानून व्यवस्था जैसे सारे मलाईदार और जरूरी विषय वो रिजर्व रखे गए सीधे ब्रिटिश गवर्नर के हाथों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारियों तो सारी दे दी, स्कूल चलाओ, अस्पताल चलाओ, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए न तो पैसा दिया गया और न ही कोई असली ताकत। ये एक दुखद कहानी थी, शक्ति के बिना जिम्मेदारी की, और यही इस एक्ट का सबसे बड़ा विश्वासघात था। अब जाहिर सी बात है, इस धोखे का नतीजा तो निकलना ही था। पूरे देश में एक गुस्सा सुलगने लगा, जो कुछ साल बाद एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी विरोध में बदल गया। देखिए, 1919 के एक्ट में लिखा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनेगा। लेकिन अंग्रेजों ने अपना ही वादा तोड़ दिया और 1927 में ही, मतलब 2 साल पहले ही, साइमन कमीशन बना दिया। इस वादा खिलाफी ने माहौल को और गर्मा दिया। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? इस कमीशन में एक भी, जी हां, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सोचिए, वे भारत का भविष्य तय करने आए थे, लेकिन किसी भी भारतीय को इस लायक नहीं समझा कि उसे शामिल किया जाए। ये हमारे स्वाभिमान पर सीधा हमला था और पूरे देश में एक ही नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। इसी विरोध के दौरान लाहौर में हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। कुछ ही दिनों बाद उन्हीं चोटों की वजह से वो शहीद हो गए। उनके ये आखिरी शब्द संघर्ष की इस आग में घी का काम कर गए। लाला जी की शहादत और देश भर के जबरदस्त विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। उन्हें समझ आ गया कि अब कुछ और बड़ा देना ही पड़ेगा। इसी दबाव में उन्होंने 1935 में एक नया और भी बड़ा और भी लंबा चौड़ा एक्ट पेश किया। लेकिन ये एक और बड़ा जाल था। बस इस बार इसकी पैकेजिंग ज्यादा खूबसूरत थी। इस एक्ट ने बड़े बड़े वादे किए। कहा कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, प्रांतों को पूरी आज़ादी दी जाएगी। लेकिन हकीकत क्या थी? वो फेडरेशन का सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। और प्रांतों को जो आज़ादी दी गई, उसकी चाबी आज भी गवर्नर के ही हाथ में थी, जो जब चाहे चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता था। लेकिन अपनी तमाम खामियों के बावजूद इस एक्ट ने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा।
फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। और ये ढांचा इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि इसने बाद में आज़ाद भारत के संविधान की नींव रखी। यही नहीं, इस एक्ट की राजनीतिक नाकामियों के बावजूद इसने कुछ ऐसे स्थायी संस्थान बनाए जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, फेडरल कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जिन कानूनों को भारतीयों पर हमेशा के लिए कब्जा बनाए रखने के लिए बनाया गया था, वो अनजाने में ही हमारी आज़ादी का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बन गए। ब्रिटिशों ने एक ऐसा जाल बुना था जिससे वो भारत पर अपना राज और लंबा खींच सकें, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये दांव उल्टा पड़ जाएगा और उसका नतीजा कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये अनजाने में कैसे हुआ? पहला, इन एक्ट्स ने भारतीयों को शासन चलाने का पहला, भले ही टूटा फूटा ही सही लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव दिया। दूसरा, डायरकी की नाकामी ने हमारे भविष्य के नेताओं को सिखाया कि सत्ता का बंटवारा कैसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा, 1935 के एक्ट ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद हमारे अपने संविधान के लिए एक पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया। तो क्या ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है कि अंग्रेज हमें काबू में रखने के लिए कानून बना रहे थे और हम उन्हीं कानूनों से आज़ादी का हुनर सीख रहे थे? शायद भारत को नियंत्रित करने का उनका आखिरी और सबसे बड़ा प्रयास ही अनजाने में हमें खुद पर शासन करना सिखा गया।